चलिए। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा से हाजिर हुआ एक नए पेपर सेट के साथ में। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बता चुके हैं कई बार कि हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं और उस टारगेट को हासिल करने के लिए हम पर डे आपके लिए एक वीडियो लेकर आ रहे हैं। देखिए, आज हम कौन सा डिस्कशन करने वाले हैं, सेट नंबर 32 करने वाले हैं। मैं प्रीवियस 1 से लेकर 31 तक सेट्स को मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। पिछले 31 दिन से लगातार ये सीरीज़ जारी है और जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक ये सीरीज़ चलती रहेगी। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। बेटा, ये देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। सेट नंबर 32 है हमारे पास और डेट है 2507/2023, शिफ्ट नंबर 4। एक बड़ा पेपर था, तो कम से कम 4 शिफ्ट में ये पेपर गया था। पेपर कैसा था? बड़ा था, 4 शिफ्ट में गया था। चलिए, तो शुरू करें क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला वर्ड है ग्लोरीफाई। अच्छा, ग्लोरीफाई का मतलब क्या होता है? गौरवान्वित करना। किसी को क्या करना? गौरवान्वित। गौरवान्वित करना मतलब किसी को बहुत ज़्यादा प्राउड फील कराना, है ना? किसी को प्राउड फील कराना। तो देखिए, गौरवान्वित करने के लिए पहला दिया हुआ स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन का मतलब क्या होता है? किसी को मजबूत बनाना। किसी को क्या बनाना? मजबूत बनाना, रिजिड बनाना। स्टूपीफाई का मतलब क्या होता है? किसी को मूर्ख बनाना, यानी कि फूल। सिंपलीफाई क्या होता है? किसी चीज़ को सिंपल करना, यानी सरल करना, आसान करना। और प्रेस का मतलब क्या होता है? एडमायर करना। अभी किसकी ज़रूरत है? ग्लोरीफाई का मतलब गौरवान्वित करना, यानी किसी की प्रशंसा करना। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए बेटा, अब आगे की तरफ बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? सिनोनिम बताना है आपको। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपको बेटा? आपको जो गिवन वर्ड है उसका सिनोनिम आपको बताना है। वर्ड क्या है? एक्सटिंक्टिंग। अब एक्सटेंटिंग का मतलब क्या होता है? एंडिंग, मतलब जो समाप्त हो रहा हो जो। ठीक है, फ्लीटिंग। फ्लीटिंग का मतलब भी समाप्त होता हुआ, एफिमरल। तो जो समाप्त हो रहा हो, यहाँ पर देखिए वैनिश का मतलब क्या होता है? डिसअपेयर, यानी गायब हो जाना। डिसअपियर यानी गायब हो जाना। ठीक है, डिसअपियर। लिविंग का सभी को मालूम है, लिविंग का मतलब जीवित होता है। एक्टिव का मतलब फुर्तीला होता है। और वाइब्रेंट का मतलब क्या होता है हमारे पास में? जो जीवंत हो, यानी सक्रिय हो या जीवंत हो। ठीक है, वाइब्रेंट हो। अभी हमको क्या करना है? कोई चीज़ एंड हो रही है, समाप्त हो रही है, तो वो चीज़ क्या हो रही है हमारे पास में? इसका सिनोनिम बताना है। वैनिस्ड हो रही है। ऑप्शन ए विल बी अवर फाइनल आंसर। कोई चीज़ क्या हो रही है? धीरे धीरे गायब होती जा रही है अस्तित्व से। ठीक है, चलिए नंबर 3 पर आता हूँ। थर्ड वाला क्या बोल रहा है? द बॉक्सर शोज ऑडेसिटी बाय एग्रीइंग टू फाइट विद द चैंपियन। ऑडेसिटी का मतलब होता है बहादुरी दिखाना। तो बॉक्सर ने क्या किया? बहादुरी दिखाई। किस चीज़ की बहादुरी दिखाई? कि जो भी चैंपियन था उससे लड़ने के लिए उसने क्या दिखाई? बहादुरी दिखाई। पहला वर्ड है डेस्परेशन, यानी डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट का मतलब क्या होता है? निराशा। ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी होता है। करेज का मतलब साहस होता है। बोल्ड, वेलिएंट, हीरोइक। और रेस्परेशन का मतलब होता है बेटा किसी चीज़ की मरम्मत करना, यानी रिपेयरेशन करना। रेस्परेशन को कैसे समझ सकते हैं? रिपेयर करना किसी चीज़ को। ठीक है, रिपेयरेशन वर्ड ही है, उसी से ही बना है, सुधारीकरण। अभी कोई व्यक्ति क्या है? बहुत ज़्यादा बहादुर है। बहादुर के लिए कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, करेज। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 4 वाले में आपको जो बताना है वो एंटोनिम बताना है। वर्ड हमारे पास में क्या दिया हुआ? हर पेरेंट फोरबेड हर टू मैरी हर लवर। उसके पेरेंट्स ने उसके प्रियतमा से शादी करने से मना कर दिया। फॉरबेड का मतलब क्या होता है? मना करना। ठीक है, पेरेंट्स नहीं चाहते कि उसकी उसके लवर के साथ में शादी हो। तो बेटा ये हमारे पास में क्या बताना है? आपको एंटोनिम बताना है। पहला रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब भी क्या होता है? मना करना, सभी को मालूम है। अलाउड का मतलब क्या होता है बेटा? किसी को आज्ञा देना। अच्छा, डिक्लाइन का मतलब क्या होता है? डिक्लाइन का मतलब भी मना करना होता है। और प्रिवेंटेड, प्रिवेंटेड का मतलब भी क्या होता है? मना करना या रोकना। प्रिवेंटेड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को रोकना या मना करना। अब देखिए, ये भी मना करना है, ये भी मना करना है, ये भी मना करना है। उल्टा बताना है, अपोजिट बताना है, तो क्या हो जाएगा? अलाउ। ऑप्शन नंबर 2। अलाउ का मतलब क्या होता है? आज्ञा देना। चलो ये भी लिख ही देते हैं, इसको क्यों छोड़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास में 5, और 5 किससे रिलेट करता है? एंटोनिम्स आपको बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है। वर्ड हमारे पास में क्या दिया हुआ है? एब्सर्ड दिया हुआ है। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल भद्दा हो, भद्दा या बेकार या असंगत, है ना, जो कोई संगत ना हो, जिसकी असंगत हो, अजीब सा लगे वो। अरे यार, यहाँ ये ऑप्शन नंबर 1 है बेटा, ये टॉलरेबल। टॉलरेबल क्या है यहाँ पर? ये ऑप्शन नंबर 1 है। टॉलरेबल का मतलब क्या होता है? सहनीय, जिसको हम सहन कर सकें। ठीक है, सहनीय। एडोरेबल का मतलब क्या होता है बताइए? ऑडोरेबल का मतलब होता है प्यारा या दुलारा। लवेबल का मतलब क्या होता है? प्रिय। और सेंसिबल का मतलब क्या होता है? समझदार, समझदार। तो हमको क्या चाहिए? एब्सर्ड का मतलब ऐसा व्यक्ति हो जाता है जो भद्दा या बेकार हो, जो किसी चीज को समझे नहीं, असंगत हो। सेंसिबल हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, यानी समझदार हो जाएगा या संगत हो जाएगा। ठीक है। चलिए, मेरी कोशिश ये है कि मैं कम समय में आपको ज़्यादा डेटा प्रोवाइड करूं, इधर उधर की बातें कम हो, सीधा अप टू द पॉइंट मार्क बातें हो, क्योंकि अब आपके पास में भी इतना समय नहीं है कि आप अपने टीचर्स के इतने सारे लेक्चर्स को सुने। आप तो सिर्फ 2x की स्पीड लगाइए और जल्दी 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 फ्री होते जाइए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। अब कौन सा पूछा गया है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है। टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड और चेंज, इतना ज़्यादा स्ट्रांग होना कि उसको हराया नहीं जा सकता है या बदला नहीं जा सकता है। पहला वर्ड है अजय, इनविंसिबल मतलब अजय। दूसरा वर्ड है हमारे पास में सोवरेन, सोवरेन का मतलब होता है सम्राट या साम्राज्य। ठीक है। तीसरा हमारे पास विगोरस, विगोरस का मतलब होता है कोई बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, एनर्जेटिक। फिर है नेक्स्ट हमारे पास में हेड स्ट्रॉन्ग, हेड स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा अडामेंट टाइप का व्यक्ति हो। अडामेंट मतलब क्या होता है? ज़िद्दी होता है। तो देखिए, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और जिसको हम हरा नहीं सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इनविंसिबल विल बी अवर फाइनल आंसर, अजय, जिसको हराया ना जा सके। ठीक है। नंबर 7 पर आइए। गलत स्पेलिंग का चयन आपको करना है। पहले तो सारे मीनिंग बता देता हूँ, उसके बाद में फिर मैं स्पेलिंग एरर भी आपको बताता हूँ। अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना। क्वार्टरमिनस का मतलब होता है किसी चीज़ की सीमा या बाउंड्री। एम्बियंट का मतलब क्या होता है? व्यापक। और फेलिसिटेट का मतलब क्या होता है? अति प्रसन्न होना, है ना। ग्लैड होना, ग्लैड का मतलब क्या होता है? प्रसन्न होना या फिर वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश होना। अब मुझे क्या करना है? स्पेलिंग देखनी है। फेलिसिटेट की सही है, एम्बियंट की स्पेलिंग भी सही है, अनाउंस की भी सही है। यहाँ पर ये क्वार्टरमेनियस है ना, इसमें ए नहीं आएगा बेटा, इसकी जगह पर ई आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इसकी जगह पर ई आना चाहिए। तो ऑप्शन 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। ये थोड़ा डिफरेंट पूछा गया भैया, तो तैयार रहना इस तरह के क्वेश्चन के लिए ना, ये थोड़ा डिफरेंट स्पेलिंग पूछा गया आपकी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। 8 क्या कह रहा है? अगेन आपको मिस स्पेल्ड बताना है, गलत स्पेलिंग का चयन करना है। एंजाइटी का मतलब क्या होता है? किसी चीज के लिए चिंता करना। ठीक है। स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर, कोई चीज क्या हो? स्थिर हो। प्रेपरेशन का मतलब क्या होता है? तैयारी, है ना, हम लोग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? स्वैच्छिक, यानी स्वेच्छा से, स्वैच्छिक। ठीक है, स्वेच्छा से। तो अभी हमको क्या चाहिए यहाँ पे? स्टेशनरी में ये जो ई नहीं आएगा, यहाँ पे क्या लगाइए? ए लगाइए। तो जिसका मतलब क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। यही वाला हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। स्टेशनरी में यहाँ क्या करेंगे? ए लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं जल्दी क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 क्या कह रहा है? 9 में आपको एक मुहावरा पूछा गया है। क्या पूछा गया है? यू स्नूज यू लॉस। स्नूज का मतलब होता है सोना या खर्राटे लेना। आप सोएंगे तो आप खोएंगे। जो जो जागत है, जो सोवत है सो खोवत है। इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी? जो सोवत है सो खोवत है। इसका मतलब जो सोता है उसका हमेशा नुकसान होता है, तो सोने वाले का नुकसान होता है। इफ़ यू आर नॉट अलर्ट, अगर आप जागरूक नहीं है, यू आर लाइकली टू मिस अपॉर्चुनिटी। अगर आप जागोगे नहीं तो आप मौके को छोड़ दोगे। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पर, और 10 किस तरीके से डील करता है। आउट ऑफ द ब्लू
क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है कोई चीज अचानक से हो जाना। क्या हो जाना, अचानक से हो जाना। पहला वर्ड दिया हुआ अनकंसर्न। अनकंसर्न का मतलब होता है कोई उदासीन हो, डिसअपॉइंटेड हो, होपलेस हो। अनडाउटली का मतलब क्या होता है, निस्संदेह, डाउटलेस, कोई भी डाउट ना हो, निस्संदेह, अरे निस्संदेह, ठीक है। और अनएक्सपेक्टेडली का मतलब क्या होता है, मतलब जिसकी हमने आशा नहीं की हो, कोई काम अचानक से ही हो जाए भैया, अनएक्सपेक्टेडली। और अनबिलीवेबल का मतलब क्या होता है, अविश्वसनीय, जिस पर हम क्या नहीं कर सकें, विश्वास, अविश्वास, अविश्व विश्वसनीय। एक मिनट आप साफ लिख दें, इससे गड़बड़ नहीं हो, आप प्रॉपरली समझ पाए। अविश्वसनीय, अविश्वसनीय, ठीक है, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अभी वर्ड दिया है आउट ऑफ द ब्लू मतलब अचानक। अचानक के लिए कौन सा वर्ड है हमारे पास में, अनएक्सपेक्टेडली। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए मैं 11 की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 किससे रिलेटेड है बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो होमोनियम्स चैप्टर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, होमोनियम्स। होमोनियम्स का मतलब होता है समान, समान उच्चारण वाले शब्द। देखिए, वी डैश ऑफ ओल्ड क्लॉथ एंड बॉट न्यू वंस फॉर द दिवाली। हमें पुराने कपड़ों को त्याग देना चाहिए और हमको नए कपड़ों से दिवाली मनानी चाहिए। तो देखिए, पहला कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की लागत। इस कॉस्ट का मतलब क्या होता है, नदी का जो तट होता है, समुद्र का जो तट होता है। कास्ट का मतलब क्या होता है, फेंक देना, यहाँ पर फेंकना या त्याग देना। ये कास्ट क्या होता है, ये जातिगत होता है, ठीक है। तो अभी देखिए, हमको क्या करना चाहिए, पुराने वाले कपड़ों को फेंक देना चाहिए। कास्ट ऑफ, ऑप्शन नंबर 3। पुराने वाले कपड़ों को हटा दीजिए और दिवाली पर नए कपड़े ले लीजिए। चलिए नंबर आ जाएंगे 12 पर। 12 कैसे काम करेगा, डैश आर वर्ड विच हैव द सेम स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन बट नॉट द सेम मीनिंग। ऐसे शब्द जिनकी स्पेलिंग तो सेम है और उच्चारण भी समान है, लेकिन वो सेम नहीं होते हैं। हम कौन सा पढ़ते हैं भैया, हम लोग पढ़ते हैं होमोनियम्स। क्या पढ़ते हैं, होमोनियम्स। होमोनियम्स ऐसे वर्ड होते हैं जिनका उच्चारण और लिखित रूप तो सेम होता है, लेकिन उनके मीनिंग सेम नहीं होते हैं। अच्छा, एंटोनिम्स तो पता है, विपरीतार्थी। सिनोनिम्स भी पता है, समानार्थी। ये वाला वर्ड एक नया आ रहा है, एक्रोनियम्स। एक्रोनियम्स क्या होता है बेटा, शुरुआती लेटर से बनने वाले शब्द, जैसे ए से बनने वाले शब्द बहुत सारे, ठीक है। इसको प्रॉपर अगर देखेंगे तो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परिवर्ण, परिवर्ण शब्द। परिवर्ण शब्द यानी एक ही शब्द से कई सारे बनते जाते हैं। होमोनियम्स का हम लोग कह सकते हैं हम नाम, एक ही जैसा किसी का नाम हो, है ना, तो वो होमोनियम्स कहलाते हैं। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ये पीछे दिया हुआ है। ये होमोनियम्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए, कास्ट, कास्ट लगभग एक जैसा सुनाई दे रहा है, कॉस्ट, कॉस्ट एक जैसा सुनाई दे रहा है। ये होमोनियम्स का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। तो फिलहाल अभी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। नंबर 13 पर आइए, सॉरी ना, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। 13 वाले में आपको कुछ ग्रामेटिकल एरर बतानी है। स्टोरीज ऑफ द डॉल्फिन सेविंग ह्यूमन लाइफ्स डैश थ्रू आउट द हिस्ट्री। भैया, जो डॉल्फिन के जो स्टोरीज हैं उसमें हमने देखा है कि डॉल्फिन ने मानव को बचाया है। कब से, इतिहास से बचाती हुई आई है। यानी हमने कहाँ पढ़ा है इसको, हैव बीन टोल्ड। कहानियों को क्या कहा जाता है, सुनाया जाता है, टोल्ड बताया जाता है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा हैव बीन टोल्ड, है ना। हमें इतिहास से बताया गया है कि डॉल्फिन हमारी सहायता करती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है बेटा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप एक आर्टिकल चैप्टर को प्लीज़ बेटा किसी भी बुक से, किसी भी टीचर से, कहीं से भी आर्टिकल चैप्टर के रूल को पढ़ लीजिए। देखिए, रूल्स वही हैं, बस टेक्निक और ट्रिक अलग है उसको बताने की। रूल्स वही हैं, टेक्निक और ट्रिक अलग है बताने की बस, ठीक है। कहीं से ही प्लीज़ बेटा पढ़ लीजिए, जिससे आपका जो है पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस हो। तो पहले ज़रूरी चीज़ें देखिए, ए, ठीक है। आर्टिकल को फोकस करना, बस ये ध्यान रखना। अच्छा, ए, अ लॉट ऑफ, द लॉट ऑफ, द लॉट ऑफ, द लॉट ऑफ और द लॉट ऑफ तो हमने कभी सुना ही नहीं है। हमने तो आ लॉट ऑफ सुना है, अ लॉट ऑफ सुना है हमने, ठीक है। द कपल ऑफ,
मैंने नहीं सुना भैया आज तक, मैंने तो अ कपल ऑफ ही सुना है। मैंने क्या सुना है? ए कपल ऑफ। तो देखिए मेरे पास में ऑप्शन नंबर 4 सही बनेगा। इट वाज अ हैक्टिक। हैक्टिक में हा का साउंड आ रहा है। मैं पहले कई बार अपने वीडियोस में बता चुका हूँ, मैं हर वीडियोस में। चलिए एक बार फिर बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका पेपर साफ होना चाहिए, पेपर बिल्कुल सही होना चाहिए। तो देखिए आ से लेके अंगा तक आएगा एन, और का से लेके ज्ञात तक आएगा तो किसका यूज़ करेंगे? ए। तो हेक्टिक में किसकी आवाज़ आ रही है? हा की आवाज़ आ रही है, तो हमने किसका यूज़ किया? ए का। फॉर द सुसैन विद अ लॉट ऑफ एक पूरा वर्ड है। परचेजेज एंड कपल, कपल में किसकी आवाज़ आ रही है? का की आ रही है, तो इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे? दोनों साइड पर ए का यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करेंगे। 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर जो 15 है, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड पास्ड अवे। हैड, तो देखिए हैड के बाद में कौन सी फॉर्म आती है बेटा? थर्ड फॉर्म आती है ना। ये तो फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो यहाँ पर ये जो फॉर्म है वो गलत दी हुई है। आपको क्या करना पड़ेगा? हैड के साथ में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए क्या करना पड़ेगा? पास्ड करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, हेड के साथ में क्या आता है? थर्ड फॉर्म आती है। कहाँ है ऑप्शन भैया? ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। फ्री हिट क्वेश्चन था भैया, इसको प्लीज़ इसको ज़्यादा टफ ना समझे, ये फ्री हिट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं, नंबर 16 पर। 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16, ईच मेंबर ऑफ, अच्छा पैसिव वॉइस बनाना है बेटा। क्या बनाना है? पैसिव वॉइस। तो यहाँ देखो सीधा, ये देखो सबमिटेड कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। पैसिव वॉइस बनाना बेहद आसान है। आप देखिए अगर एक्टिव वॉइस में क्या आ जाए, हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, तो पैसिव वॉइस बनाते समय वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो देखिए वर्ब के साथ में बीइंग लगा है, कैंसिल हो गया। हैड के साथ में बीइंग लगा है, कैंसिल हो गया। वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म लगी है, ठीक है इसको होल्ड करके रखते हैं। आर के साथ में थर्ड फॉर्म लगी है, कैंसिल हो गया। एक ही है ऑप्शन जिसमें वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म लगी है, वो ऑप्शन नंबर है हमारे पास में थर्ड। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जब क्वेश्चन में सेकंड फॉर्म दी हो तो हम लोग बनाते समय क्या करेंगे? वहां पे हेड प्लस V3 लगा देते हैं। 17 पर आइए। 17 कह रहा है, यू हैव ऑप्टेड द प्लान। पैसिव वॉइस बनाना है। हैव के साथ में क्या आ रही है बेटा? थर्ड फॉर्म आ रही है। ठीक है, फॉर्मूला बना दें एक बार, इसका कंफ्यूजन नहीं हो। अगर आपके पास में हैज़ या हैव एक्टिव वॉइस में हो, तो पैसिव वॉइस बनाते समय आप क्या करोगे? हैज़ और हैव प्लस यहाँ पे लगाएंगे बीन, और फिर लगा देंगे थर्ड फॉर्म। क्लियर? तो बस शुरू हो जाइए। हैज़ हैव के साथ में थर्ड फॉर्म है, तो हमको चाहिए हैव बीन और थर्ड फॉर्म। हैज़ बीन गलत हो गया, शुड बी गलत हो गया, हैज़ बीन सही है, और इज एडॉप्टेड गलत है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। अरे मर गए यार क्वेश्चंस, तो फिर चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, बताइए 18 वाला। सबसे पहले ध्यान रखिए, कभी भी किसी भी पैराग्राफ या किसी भी सेंटेंस की शुरुआत होती है तो वो होती है नाउन से। नाउन है ना, किसी व्यक्ति वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा बोला जाता है। तो व्यक्ति का नाम देखिए सबसे पहले। अच्छा ये जो एडिशनली वगैरह होता है ना, एडिशनली कॉन्सिक्वेंटली, इनको सेंटेंस की शुरुआत नहीं मानते हैं। ही सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगी। यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है लुइस, ठीक है, इसी को ही हम सेंटेंस की शुरुआत मानेंगे, यानी क्योंकि ये यहाँ पर पर्सन का नाम है और ये है सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस ऑप्शन में देखिए, ए से कौन सा सेंटेंस शुरू हो रहा है? ये हो रहा है क्या? नहीं। ये तो बी आ रहा है? नहीं। ये सी आ रहा है? नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब मैं इसको प्रूव करके भी दिखाता हूँ ये ऐसा क्यों होगा। लुइस वाज एंथ्राल्ड बाय द कंसेप्ट और रेज द डॉट सिस्टम। ठीक है, लुइस ने एक कंसेप्ट है कौन सा वाला? डॉट सिस्टम, उससे क्या है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। ही मेड अप हिज माइंड टू यूज़ द टेक्निक टू रिप्रेजेंट एन अल्फ़ाबेटिकल कोड। तो उसने क्या किया, जैसे आपको ए बनाना है, अभी तो हम ए ऐसा बना लेते हैं। अब इस ए को अगर हम डॉट की हेल्प से बनाएं, ऐसे करके डॉट डॉट रख के बनाया जाए, इसको हम क्या बोलते हैं? डॉट सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉट सिस्टम। तो उस डॉट्स की हेल्प से अल्फ़ाबेट बनाए गए। ब्लाइंड पर्सन could read the large letter books that are bulky with the aid of this alphabet code। आप लोगों ने सुना है ब्रेल लिपि,
ब्रेल लिपि किसकी होती है? ऐसे व्यक्ति जो दृष्टि बाधित हैं, जो देख नहीं पाते, वो क्या करते हैं, टच करके पता करते हैं कि ए है कि बी है कि सी है। उनकी एक पूरी बुक होती है, ABCD वाली जो बुक होती है, अल्फ़ाबेट कोड वाली बुक होती है उनकी। एडिशनली ही डेवलप्ड द 6 डॉट्स सेल टेक्नोलॉजी विच वाज एट हिज फिंगर टिप। और बाद में जाकर लुइस ने किस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप की? ये डॉट वाली टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, और जिससे जो लोग देख नहीं सकते थे वो भी पढ़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी आवर फाइनल आंसर। 19 पर आ जाइए। 19 क्या कह रहा है? 19 वाले के अंदर एक बड़ा सा पैराग्राफ दे दिया भैया, बहुत बड़ा सा पैराग्राफ दे दिया। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। किस साइड जाना चाहिए आपको? ऑप्शन की तरफ मूव करना चाहिए। देखिए, यहाँ बी दिया है और यहाँ पे सी दिया हुआ है, यहाँ पे ए दिया है, यहाँ पे ए दिया हुआ। अगर आप देखें तो जिस चीज़ का रिपीटेशन ज़्यादा है, किसका रिपीटेशन ज़्यादा है? ए, और ए का रिपीटेशन ज़्यादा है, इसलिए मैं बाकी चीज़ों को मैं नेगलेक्ट कर दूंगा मैं। ठीक है, तो सेंटेंस की शुरुआत में ए और सी है। देखो, दोनों में ए के बाद में सी आ रहा है, गारंटेड है। तो मैं पहले ए और सी का मैटर खत्म कर दूं, उसके बाद में डी और बी देखूंगा मैं। थ्रू आउट द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, telecommunication, transportation, and other areas, globalization has developed very quickly in the last few decades। भैया, जो वैश्वीकरण है वो पिछले कुछ दशकों से बहुत तेजी से बढ़ रहा है, रिजल्टिंग इन इकोनॉमिक, अर्थव्यवस्था में, सामाजिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी, और कल्चरल, मतलब कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी वो क्या आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, पहली वाली लाइन से हमने मोटा मोटा ये समझ लिया। अब ए के बाद में सी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ए के बाद में सी आना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन हैड मेड सिग्निफिकेंट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी ऑफ ऑल अक्रॉस। तो जो वैश्वीकरण है उसने क्या किया है? सभी जगह पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, खासकर किसके? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के अंदर। अब हमको देखना है कि डी आएगा कि बी आएगा, बस इस चीज़ का हम थोड़ा सा फैसला अगर कर लेते हैं तो हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे करेंगे इसको आगे और देखते हैं। अगर मैं बी वाला ऑप्शन रखता हूँ, यहाँ पर है ना, कौन सा वाला ऑप्शन रखता हूँ? ACBD अगर रखता हूँ तो क्या बनता है? ये पहले बी रख के देखता हूँ मैं। ऑल्दो द टेक्नोलॉजी हैड बोथ पॉजिटिव एंड हार्मलेस इफेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, इट्स नेगेटिव रिपरक्यूशंस मस्ट हैव एड्रेस द एप्रोप्रिएट। अच्छा, फॉर एग्जांपल साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव मेड रिमार्केबल बिजनेस फॉर द फैंटास्टिक। देखिए भैया, मेरे हिसाब से इसमें पहले आना चाहिए था ए, फिर आएगा सी, और फिर आएगा डी, और फिर आएगा बी। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो भी अभी आपको बता देते हैं। इस वाले ऑप्शन के अंदर ACDB इसलिए होना चाहिए क्योंकि पहले उन्होंने बता दिया है ग्लोबलाइजेशन के बारे में, और उसके बाद में जब कोई चर्चा की जाएगी तो एग्जाम्पल दे के की जाएगी। कैसे? साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव मेड रिमार्केबल स्ट्रेट्स प्रोवाइडिंग बिजनेस विद द फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटीज टू एक्सपैंड क्विकली इवन आउटसाइड ऑफ द नेशन बॉर्डर। देखिए, टेक्नोलॉजी ने हमको बहुत सारी तरक्कियां दी हैं। पहले कभी भी सेंटेंस में क्या बोला गया? टेक्नोलॉजी ने हमको बहुत सारी तरक्कियां दी हैं, हमारे भारत के अंदर भी, भारत के बाहर भी, या आउट ऑफ द बाउंड्री भी किया है। ऑल्दो टेक्नोलॉजी हैड बोथ साइड, फिर वो लास्ट में क्या बोल रहा है कि टेक्नोलॉजी के कुछ बोथ साइड भी हैं, पॉजिटिव भी है एंड हार्मफुल इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट भी ऑन ह्यूमन लाइफ, इट्स नेगेटिव रिपरक्यूशन मस्ट बी एड्रेस्ड टू द एप्रोप्रिएटली। ठीक है, देखिए पहले हम क्या बोलते हैं, हमें भोजन करना चाहिए, है ना, हमें हेल्दी भोजन करना चाहिए। और हेल्दी भोजन में भी कभी कभी क्या हो जाता है, हम ज़्यादा अगर ऑयली खा लें, अगर कुछ ज़्यादा हम ज़्यादा मीठा खा लें तो वो हमारे लिए पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। ठीक है, बोलते रहे मीठा खाना चाहिए, तो कुछ लोग गुड़ खाते हैं तो वो पॉजिटिव है, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा मीठा खा लेते हैं तो उनके लिए नेगेटिव हो जाता है। तो ये ACDB ऑप्शन नंबर 4 विल बी आवर फाइनल आंसर, जिसमें ACDB ऑप्शन है वही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। 20 क्या कह रहा है? 20 पैराग्राफ वाला है, और 20 वाले में एक बार मैं थोड़ा सा चेक कर लूँ यार इसको ज़रा प्रॉपर, मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, थोड़ा सा मैं चेक कर लूँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है इसके अंदर। इसका आंसर जो है ACDB होना चाहिए, है ना? ठीक है, सही है, ओके। नेक्स्ट है नंबर 20 वाले पे देख लेते हैं। 20 क्या कह रहा है? 20 वाले में बोला गया है आपको, अब देखिए
ए आ रहा है यहाँ पर, ए आ रहा है यहाँ पर, ए आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे आ रहा है डी। तो इनमें डी को तो कैंसिल करो। अब देखो यहाँ पर किस वर्ड का ज़्यादा रिपीटेशन देखने को मिल रहा है, ए और डी का रिपीटेशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है आपको, है ना। तो अब सेंटेंस को थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ मैं, जिससे मैं क्लियर हो जाऊँ। अश्वगंधा इज एन एडोटोजेनिक हर्ब्स दैट हैज़ मल्टीपल बेनिफिट्स लाइक इम्प्रूविंग द थायराइड फंक्शन एंड रिड्यूसिंग द ब्लड शुगर लेवल। अश्वगंधा के कई सारे फायदे हैं और ये एक जड़ी बूटी है, ये शुगर लेवल को मेंटेन करके रखती है, ब्लड शुगर लेवल को, और थायराइड को भी, थायराइड संबंधी जो भी है उसको भी, थायराइड को भी इम्प्रूव करती है। अब उसके बाद में अगर देखें तो अश्वगंधा के लिए क्योंकि ये एक मेडिसिन है तो हम आगे किसका यूज़ करेंगे, इट का यूज़ करेंगे। पहले तो ये नाउन हो गया, नाउन के लिए हम किस तरह के प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, इट का यूज़ करेंगे। इट रिलैक्स द नर्वस सिस्टम। यहाँ पर एक चीज़ बहुत बढ़िया बताई गई है कि ये क्या कर रहा है कि नर्वस सिस्टम को रिलैक्स कर रहा है। तो 2 ऑप्शन ये हो जाएगा, नर्वस सिस्टम, एंड लोअर द कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन लेवल इन द ब्लड एंड दस मेकिंग यू फील काम एंड रिलैक्स। अश्वगंधा क्या करता है, हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर जो है कॉर्टिसोल नाम का जो हार्मोन का लेवल है उसको थोड़ा रिलैक्स कर देता है और ब्लड लेवल को ये कंट्रोल कर देता है। तो ए के बाद में आना चाहिए सी, तो हमारा क्लियर आंसर आ रहा है ए के बाद में सी। अब चाहिए ए के बाद में डी, सी के बाद में डी। यू कैन कंज्यूम अश्वगंधा पाउडर और द अश्वगंधा कैप्सूल। अश्वगंधा के पाउडर आते हैं और अश्वगंधा के कैप्सूल आते हैं, बट देखिए हमेशा ध्यान रखिए बट कभी भी आएगा तो पहले बट से पहले वाला क्या होता है, बट से पहले पॉजिटिव बात की जाएगी और बट के बाद में नेगेटिव कही जाएगी। पहला पॉजिटिव बात है कि भाई हम उनको मेडिसिन के रूप में ले सकते हैं, बट रिमेंबर टू कंसल्ट द स्पेशलिस्ट। और फिर चेतावनी भी दी जा रही है, नहीं पहले एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर लीजिए। डिसाइडिंग द डोज कि कितना दवाई खानी है, एंड ड्यूरिंग द कंटिन्यूशन इनटेक, और कब तक खानी है। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए तो भैया अब आ जाइए अनसीन पैसेज पर। एक बड़ा सिरदर्द लेकिन किया जा सकता है। अगर आपको पसंद आ रहा है कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, सर कंटिन्यूटी हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ बेटा मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और जो भी बटन होते हैं बेटा सारे बटन दबा देना, ठीक है। द मैसिव ransomware attack that has crippled the e-hospital services AIIMS दिल्ली, एम्स दिल्ली, और फिर उसके बाद में हाईलाइट्स द डैश वल्नरेबिलिटी ऑफ द कंट्रीज हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉसिबली अदर द क्रिटिकल IT सिस्टम टू साइबर क्रिमिनल। देखिए रैंसमवेयर का मतलब क्या होता है, ये आपको टेक्निकल जो कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर आप ये समझ सकते हैं कि ये एक वायरस के रूप में काम करता है, जो फंक्शंस होते हैं कंप्यूटर्स के उनको ये रोक देता है। तो इसका अटैक हुआ, इसका क्या हुआ, अटैक हुआ, जिसके कारण उसने क्या कर दिया, परेशानी को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज वल्नरेबिलिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है। वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को भेदना, ठीक है। तो जो सिस्टम था, कंप्यूटर का जो सिस्टम था उसको उसने क्या कर दिया, भेद दिया, ठीक है, स्ट्रक्चर को उसने कमज़ोर बना दिया। ये क्यों हुआ है, साइबर क्रिमिनल की वजह से हुआ है। 22 देखिए, द प्रीमियर पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट डैश टू, अरे इंस्टीट्यूट केटर्स होता है यार, हेल्थ केटर्स होते हैं। क्या होता है, हेल्थ केटर्स होता है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है, हेल्थ केटर्स होते हैं। टू अराउंड, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, टू अराउंड द 15 लाख ऑफ द आउट पेशेंट एंड द 80,000 इन पेशेंट्स एवरी डे। तो भैया जो प्रीमियम हेल्थ पब्लिक है वो करीब कितना, 15 लाख से लेकर 80,000 तक जो पेशेंट है, 15 लाख तो आउट के पेशेंट हैं और 80,000 तो हॉस्पिटल के अंदर ही पेशेंट हैं, उनको वो हर साल देखती है। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, देयर आर फियर्स, इसका डर भी है, दैट द अटैकर कुड सेल द नाउ फोर्स इनक्रिप्टेड एम्स डेटाबेस। तो भैया अब देखिए मरीज हॉस्पिटल के अंदर भर्ती होने आया, उसका पूरा डेटा, आधार कार्ड वगैरह उसके अंदर लगा हुआ है और ये हॉस्पिटल के पास रखा हुआ है, एम्स के पास में रखा। अगर मान लीजिए एम्स का जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर कोई अटैक कर देता है, बाहर से उस डेटा को चुरा लेता है, तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दैट कंटेन, अब वही इधर पे ये जांच रहा है, क्या बता रहा है, वो डेटाबेस है जिसको चुराया जा सकता है, और डेटाबेस में किस चीज़ का समाहित, किस चीज़ का वो है, देख लेते हैं मिक्सचर। यहाँ पर डेटाबेस दैट कंटेन, वो किस चीज़ को समाहित किया हुआ है, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को,
किसकी? पर्सनल इंफॉर्मेशन को, पॉलिटिकल नहीं, पब्लिक नहीं। और ये जो पर्सनल होता है ये तो कर्मी दल होता है, जैसे आर्मी पर्सोनल, कर्मी दल, ये नहीं होगा, ये वाला पर्सनल नहीं, ये वाला व्यक्तिगत निजी जानकारी को वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन होती है, इंक्लूडिंग द पॉलिटिकल लीडर, हो सकता है उसमें पॉलिटिकल लीडर्स हों पेशेंट के रूप में, सम एडमिनिस्ट्रेशन अधिकारी हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, एंड देयर हेल्थ रिकॉर्ड ऑन द डार्क वेब। और वो उनके जो हेल्थ रिकॉर्ड है उनके डार्क वेब पर वो क्या कर सकता है, हेल्थ रिकॉर्ड को चोरी कर सकता है या उधर पर पहुंचा सकता है। ऑफ कोर्स what has happened to the एम्स is hardly a local phenomena। ठीक है, ऑफ कोर्स हमको मालूम है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारे लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। अ डैश इंक्रीज इन साइबर अटैक, क्या हो रहा है, एक मैसिव, एक बड़ा, मैसिव मतलब कहता है विशाल, अ मैसिव इंक्रीज इन द साइबर अटैक ऑफ द हेल्थ इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड वाइड। और इस तरह के जो अटैक है, रेंसम वायर वाले जो अटैक है, ये हो रहे हैं बार बार वर्ल्ड वाइड, बड़े 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 एरिया पर हो रहे हैं। डैश ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक, और कोविड पेंडेमिक के समय हमने देखा कि पेशेंट्स की जानकारी इसमें काफ़ी ज़्यादा रखी गई है और साइबर अटैक भी देखे गए। द इंडियन हेल्थ सेक्टर was the second most targeted globally, and it is clear that the Indian hospitals are vulnerable to the cyber security. Government and the hospital need to use the best practices to ward the of the future। देखिए भैया, दुनिया का सेकंड सेक्टर है मेडिकल सेक्टर, और मेडिकल सेक्टर में पेशेंट्स की बहुत सारी जानकारी होती है, और इस भारत के अंदर भी हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के साइबर अटैक ना हो। तो फिर देखिए यहाँ पर क्या जाएगा, हैव बीन विटनेस, 25 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। हमको क्या है, हम कोरोना काल के समय हम उस चीज़ के क्या है, चश्मदीद गवाह रहे हैं। कोरोना काल के समय जब समय की घटना की बात आती है तो हैज़ बीन के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा बेटा सेट नंबर 32 कंप्लीट होता है। अच्छे से पढ़िए बेटा, अपना सिलेक्शन लीजिए, आप अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। अब मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। ओके बेटा, टाटा बाय बाय।